स्वागत है सभी का द्रोणाचार्य क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर। मैं हिमांशु कश्यप। जैसा कि आप जानते हैं 5 क्लासेस सीटेट की हो चुकी हैं। आज छठी क्लास है जो कि किसकी है, गणित की है। तो आज हम बात करेंगे गणित के और उसके शिक्षा शास्त्र की। जो हमारा टॉपिक होगा, बात करेंगे ज्यामिति पर, आकार पर, कुछ आकृतियों पर और स्थानिक समझ के बारे में और हमारे चारों ओर विद्यमान ठोस पदार्थ के बारे में। इससे पहले हमने गणित शिक्षा शास्त्र के बारे में या गणित पेडागॉजी में के बारे में हमने एक ब्रह्मास्त्र बनाया हुआ है, तो उसका डिस्क्रिप्शन हम आपको लिंक में दे देंगे, वो जरूर देखिएगा, जिससे आपकी जो गणित है वो और अच्छी हो जाएगी। इससे पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है तो जरूर सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन को प्रेस करें जिससे आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। और अगर इसका PDF चाहिए होगा तो PDF के लिए आप टेलीग्राम जरूर ज्वाइन किए। तो स्टार्ट करते हैं हम। अब बात करेंगे विषय वस्तु की, क्या क्या टॉपिक हमें पढ़ना है यहाँ पे। तो पहला हमारा टॉपिक है ज्यामिति, दूसरा है आकार और स्थानिक समझ और तीसरा है हमारे ठोस और विद्यमान पदार्थ। तो आज इन 3 टॉपिक को हम कवर करेंगे अच्छे से। इसके बाद हम क्या पढ़ेंगे अगले टॉपिक में, संख्या है, जोड़ घटाना हुआ, गुणा करना हुआ, है ना। ऐसे ही हमारा और भी टॉपिक हैं, विभाजन हुआ, मापन हुआ, भार है, समय है, परिमाण है, आंकड़े हैं, पैटर्न है और राशियाँ हैं। तो इन जो टॉपिक्स के नाम याद कर लीजिए, एग्ज़ाम में पूछा जाता है कि प्राथमिक स्तर पे गणित के पाठ्यक्रम में क्या है क्या नहीं है। इससे संबंधित भी काफ़ी प्रश्न आते हैं, तो ध्यान दीजिएगा कि जो अनुपात है और समूह समानुपात है वो टॉपिक में नहीं है ना। ना ही अनुपात है, ना ही समानुपात है, ना ही कोण है। बाकी ये सब जो हमने दिया गया है, ये सब टॉपिक सारे दिए गए हैं हमारे कोर्स में जो पढ़ना है हमको, या बच्चों को पढ़ाना है। आगे बढ़ते हैं हम। सामने हमारे पहला प्रश्न है, दिख रहा होगा आपको, दिया गया है एनसीईआरटी राष्ट्रीय पाठचर्या 2005 के अनुसार निम्नलिखित में कौन से विषय प्राथमिक विद्यालय में गणित पाठ्यक्रम का भाग नहीं है। तो यहाँ पे हम चौपड़ के बारे में, टाइलिंग के बारे में पढ़ते हैं। टाइलिंग क्या होती है, जब एक विशेष आकृति को एक साथ जोड़कर हम एक बड़ी सी आकृति का निर्माण करते हैं। जैसे कि आप जानते होंगे, जैसे आपके रूम में टाइल्स लगी होती हैं, तो टाइल्स में आपने देखा होगा कि टाइल्स कैसी होती हैं कि छोटी छोटी जो टाइल्स होती हैं जुड़ के एक बड़ी सी आकृति बन जाती है। ऐसे ही संबंधी के बारे में पढ़ना है, हमें सिमेट्री के बारे में पढ़ना है, प्रतिरूप के बारे में पढ़ना है। लेकिन जो अनुपात होता है प्राथमिक स्तर पे नहीं होता है, तो ये क्या होगा, डी वाला ऑप्शन बिल्कुल यहाँ पे सही होगा। आगे बढ़ते हैं हम। तो अगला प्रश्न है, आकृतियों के निम्नलिखित पहलुओं में किसका प्राथमिक स्तर से कोई संबंध नहीं है। तो अभी हमने चौपड़ की बात कही थी, टाइलिंग की बात, तो ये तो सही होगा। प्रतिरूप भी सही है, पैटर्न भी सही है, सममिति भी सही है। लेकिन जो कोण है ये प्राथमिक स्तर पर नहीं सिखाया जाता। ज्यामिति की सिर्फ आकृतियाँ सिखाई जाती है, छोटी सी सिंपल सी, बच्चा समझ सके। कोण समझाएंगे तो समझ नहीं पाएगा। आगे बढ़ते हैं हम। एक और प्रश्न है, यही पाठ्यक्रम का ही है, निम्नलिखित में क्या प्रारंभिक संख्या संकल्पना से संबंधित नहीं है। तो मान लीजिए प्राथमिक स्तर पर बच्चा संकल्पना पढ़ रहा है किसकी, संख्या की, तो इसमें वर्गीकरण भी आता है, वर्ग समावेश आता है, संरक्षण भी आता है। बच्चा संख्या का संरक्षण करना सीखता है, वर्ग समावेश सीखता है, वर्गीकरण सीखता है, लेकिन उसके बारे में मापन नहीं सीखता है। भाई बच्चा भी छोटा है, संख्या को सीख रहा है, तो वो मापन को कहाँ सीख पाएगा, है ना। तो यहाँ पे डी वाला विकल्प क्या होगा, सही होगा। तो ये बात हुई पाठ्यक्रम की। आगे बढ़ते हैं हम। तो आगे दिया है आकृति या आकार या आकृति और ठोस की समझ। तो हमें ठोस की समझ होनी चाहिए। इससे संबंधित कई प्रश्न आते हैं, हर साल लगभग एक प्रश्न मिलेगा आपको। तो देखते हैं, कुछ विशेष आकृतियाँ हैं, हम क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं तो ज़्यादा बेहतर से समझ पाएंगे हम। जैसे कि आपके सामने एक चित्र दिख रहा है, एक ठोस बना हुआ है। तो प्रश्न है, निम्नांकित ठोस आकार का निरीक्षण कीजिए। निम्न में कौन सा दिए गए ठोस के ऊपरी सतह का दृश्य है। तो आपने देखा होगा इसके सामने का दृश्य क्या है, ये वाला है जो हमको दिखाई दे रहा है। लेकिन इन्होंने पूछा क्या है, जो ऊपर का दृश्य है, मतलब जो ऊपर का एक ब्लॉक दिख रहा है, ये ब्लॉक दिख रहा है, ये ब्लॉक दिख रहा है और ये ब्लॉक दिख रहा है। अगर आप इसको ऊपर से देखेंगे तो ये सिंपल सा 4 खाने की ऐसी एक लाइन दिखाई देगी, है ना। तो देखते हैं भाई विकल्प में क्या दिया है। तो विकल्प में यहाँ पे 3 खाने हैं, यहाँ पे पहले वाले में 4 खाने हैं, तो ये विकल्प क्या होगा, सही होगा। अगर ये यहाँ पे बात इन्होंने कही थी कि
ये क्षण करें और ऊपरी सतह के बारे में बताएं। तो ऊपरी सतह के बारे में हमने बताया, लेकिन अगर बात करते सामने की सतह के बारे में बात करने की, तो सामने वाली कौन सी होती? जो चौथी वाली सतह जो होती है सामने वाली होती है हमारी। लेकिन यहाँ पे हमारा पहला विकल्प सही होगा। आगे बढ़ते हैं हम। तो अगला प्रश्न क्या है? एक शिक्षक कक्षा 3 में निम्नलिखित कार्डों का वितरण करता है और बच्चों को समान आकृतियों का मिलान करने के लिए कहता है। तो भाई ध्यान दीजिएगा, यहाँ भिन्न भिन्न प्रकार की आकृतियाँ दी गई हैं। ये कार्ड्स हैं, कार्ड्स में ट्रायंगल बना हुआ है। पहला तो समकोण वाला, पहला जो है समकोण का बना हुआ है, त्रिभुज बना हुआ है, आयत बना हुआ है, वर्ग बना हुआ है ना। कार्ड के अंदर यहाँ भी त्रिभुज बना हुआ है, ऐसे ही त्रिभुज हो गया, समकोण हो गया, वर्ग हो गया, आयत हो गया। तो हमने यहाँ देखा कई भिन्न भिन्न कार्ड में भिन्न भिन्न आकृतियाँ बनी हुई हैं। तो आगे बढ़ते हैं, हम देखते हैं इसका क्या बेनिफिट है बच्चों को पढ़ाने का। तो ऑप्शन दिए हैं, इस खेल का उद्देश्य क्या है? पहला ऑप्शन, कक्षा कक्ष के वातावरण को व्यस्त और आनंददायक बनाना। भाई हमें बच्चों को पढ़ाना है, लेकिन ऐसे नहीं कि बच्चा आनंद से पढ़े, है ना, व्यस्त नहीं करना है, हमें आनंददायक नहीं बनाना है। तो विकल्प गलत हो गया। आगे देखते हैं, विभिन्न अभिविन्यासों के समान आकृतियों की पहचान करने में मदद मिलती है। जो सही हो सकता है, क्योंकि बच्चों को हम भिन्न भिन्न प्रकार की आकृतियाँ सिखा रहे हैं, तो ये सही हो सकता है। और तीसरा क्या है? आँख हाथ के समन्वय को बढ़ाना। तो ऐसा भी नहीं है कि बच्चा हाथों का प्रयोग करे अच्छे से आँखों को देखते हुए, ऐसा भी नहीं है। अगला है समानता और समता की अवधारणा विकसित करना। तो ऐसा भी नहीं है, यहाँ पे ऐसी बात ही नहीं कही गई है, सिर्फ चित्रों को दिखाने की बात कही गई है। तो यहाँ पे पहला विकल्प नहीं सही होगा, दूसरा सही होगा, विभिन्न अभिविन्यासों के समान आकृतियों की पहचान करना, है ना। ध्यान दीजिएगा, यहाँ क्या करा रहे हैं कि विभिन्न आकृतियों की पहचान करा, यहाँ पे दूसरा विकल्प बिल्कुल सही होगा। आगे बढ़ते हैं हम। अगला प्रश्न है 38 नंबर, देखिएगा, नीचे दिए गए चित्र में कुल कितने आयत हैं? तो भाई ये इसमें आयत हमें गिनने नहीं हैं। आगे दिया गया है, उपरोक्त प्रश्न जांच कर रहा है, किसकी जांच कर रहा है? 38 नंबर ध्यान दीजिएगा। तो पहला है विद्यार्थी के ज्ञान की। तो भाई इसमें ज्ञान की तो कोई बात हुई नहीं, ये तो बच्चा आँखों से गिन के ही बता सकता है कितने इसमें आयत होंगे। दूसरा क्या है? विद्यार्थी के समझ, हाँ समझ हो सकता है, पहला तो होगा ही नहीं। दूसरा समझ की बात होती, सही हो सकती है, क्योंकि अगर बच्चे के अंदर समझ होगी तभी वो जान पाएगा कि ये आयत है कि क्या है, और आयत की आकृति क्या होती है, उसको कैसे काउंट करना है। अगर समझ होगी तभी वो कर पाएगा। सृजनात्मकता की बात हुई नहीं है, सजनता की बात हुई नहीं है, और याद करने की प्रवृत्ति तो बिल्कुल गलत होगा। तो यहाँ पे बी ऑप्शन बिल्कुल सही होगा। आगे बढ़ते हैं हम। एक शिक्षक कक्षा से, ये बॉक्स बना हुआ है, पर 1/8 निरूपित करने के लिए कहता है। निम्नलिखित में से कौन सा निरूपण गलत है? तो भाई ध्यान दीजिएगा, 4 निरूपण दिए गए हैं, एक एक की बात करते हैं हम। तो जो पहला हमारा है, दिख रहा होगा यहाँ पे कितने बॉक्स हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8 बॉक्स दिख रहे होंगे, जिसमें एक को फिल किया गया है। मतलब ये क्या है? ये क्या है? 1/8 को रिप्रेजेंट कर रहा है। अब बी ऑप्शन को देखते हैं, भाई ध्यान दीजिएगा। बी क्या है? यहाँ पर भी क्या किया गया? 20 से काटा गया है, तो मतलब क्या हो गया? 1/2 हो गया। फिर इसको यहाँ से काटा गया है, तो यहाँ क्या हो गया? 1/4 हो गया। फिर 1/4 को भी 20 से यहाँ भाग करके इसको रंगा गया है, तो मतलब ये क्या हो गया? ये 1/8वां भाग हो गया। ऐसे ही देख सकते हैं भाई, ऐसे ही आप देख सकते हैं कि 1 बॉक्स हो गया, 2 बॉक्स हो गए, 3 बॉक्स, 4 बॉक्स, है ना। 4 बॉक्स तो निकाल लें हम, फिर 5 6 7 8, तो ऐसे हो गया। तो 8वां बॉक्स रंगा गया है, तो मतलब क्या होगा? ये 1/8 के बराबर होगा, तो बी वाला भी नहीं होगा। तीसरा देखते हैं भाई, तीसरे में क्या है? 1 2 3 4 5 6 7 8, तो यहाँ भी इसको 1/8 में रिप्रेजेंट कर रहा है, क्योंकि 8 बॉक्स में एक ही बॉक्स को कलर किया गया है, तो ये भी सही होगा। अब यहाँ पे ध्यान से देखिएगा, ये क्यों नहीं होगा। अब देखिएगा, अगर इसको 20 से बांटते हैं तो ये कितना हो जाएगा? 1/2 हो जाएगा। फिर 20 से बांटते हैं तब कितना हो जाएगा? 1/4 हो जाएगा। अब देखिएगा, इस वाले बॉक्स की बात करेंगे, इसको 20 से बांटेंगे तो कितना हो गया? 1/8 हो गया। लेकिन ये इतना नहीं रंगा हुआ है, इसको फिर इन्होंने बांटा, मतलब कितना हो गया? ये 1/16 हो गया। 1/16 वाले भाग को रंगा गया है, तो यहाँ पे डी वाला जो ऑप्शन होगा गलत होगा। ये 1/8 को निरूपित नहीं कर रहा है, बाकी सारे निरूपित कर रहे हैं। आगे हम बात करते हैं, एक ठोस जैसा कि आकृति में दिखाया गया है कि घनीय ब्लॉक से बना हुआ है, जिसकी भुजा 1 सेंटीमीटर। अब ध्यान दीजिएगा, प्रत्येक जो ब्लॉक है उसकी भुजा कितनी है?
1 सेंटीमीटर की है, हमें बताना है ब्लॉकों की संख्या। तो भाई ध्यान दीजिएगा, नीचे देखिएगा, नीचे हमारी ये क्या है, लंबाई हो गई। लंबाई में देखिए कितने ब्लॉक हैं, 1 2 3 4 5। तो भाई लंबाई में जो हमारे कितने ब्लॉक हैं, 5 ब्लॉक हैं। अब चौड़ाई देखते हैं भाई, तो 1 2 3 4। तो भाई चौड़ाई में कितने ब्लॉक हैं, 4 ब्लॉक हो गए। चौड़ाई में कितने ब्लॉक हो गए, 4 ब्लॉक हो गए। अब ऊंचाई देखते हैं, इसकी ऊंचाई में 3 ब्लॉक है, 1 2 3। तो ऊंचाई में ब्लॉक हो गए 3। तो हम जानते हैं ये संख्या निकालना है, मतलब इनका निकालना है क्या, आयतन, यानी कि L इंटू बी इंटू एच, लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई। हम निकाल लेंगे 5 गुणे 4 गुणे 3। तो कितना आएगा, 5 को 20 और 20 नहीं आई 60। तो यहाँ पे बी वाला ऑप्शन क्या होगा, बिल्कुल सही होगा। आगे बढ़ते हैं। तो अगला प्रश्न है, ध्यान दीजिए, काफ़ी इजी क्वेश्चन है। एक इकाई का, देखिएगा चित्र बने हुए हैं 2, और ये जो चित्र जो है ये एक इकाई का है। एक इकाई को 3/4 के रूप में प्रदर्शित करते हैं। मतलब कि 2 चित्र जो हैं, वैसे देखा जाए यहाँ पे, तो ये एक चित्र ही क्या है, 3/4 है। कैसे, इसको अगर पूरा किया जाए तो कितने, पूरा एक गोला बन जाएगा, भाग करेंगे तो 4 हो जाएंगे, जिसमें से 3 रंगा हुआ है, मतलब 3/4 ये ऑलरेडी रिप्रेजेंट कर रहा है। लेकिन यहाँ पे हमने 2 चित्र ले लिया, तो मतलब 2 चित्र बराबर कितना हुआ, 1 यूनिट हुई हमारी, 3/4 हुआ। आगे दिया गया है 1.5। तो भाई 1.5 कैसे बनेगा, 1.5 दिया गया है 1 सही 1/2। तो 2 एकम 2, 2 1 3, कितना हो गया, 3/2 हो गया। तो अगर हमें 3/2 निकालना है तो कैसे निकालेंगे, हम देख लेते हैं। अगर मान लीजिए हम 3/4 को 2 से गुणा करते हैं तो कितना आएगा, 2 से काटते हैं, 2 एकम 2, तो 2 4, तो मतलब 3/2 आ जाएंगे। मतलब जो स्ट्रक्चर बना हुआ है इसको हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा। देखते हैं भाई क्या ऐसा कुछ है। हाँ, 4th ऑप्शन बिल्कुल सही है, क्योंकि 2 चित्र बने हुए हैं, हम 2 और ले आएंगे तो हमारा सही हो जाएगा। तो यहाँ पे डी विकल्प बिल्कुल सही है। आगे देखते हैं, एक क्वेश्चन दिया है षष्ठभुजाकार पिरामिड के बारे में। तो पहले हम जान लेते हैं षष्ठभुजाकार पिरामिड होता कैसा है। जैसे मान लीजिए षष्ठभुजाकार पिरामिड की बात करते हैं, तो जो इसका आधार होता है उसमें 6 भुजाएं होती हैं, ठीक है। और अगर बात करते हैं उसकी पूरी आकृति की, तो एक बिंदु से 6 फलक बने होते हैं। ये 1 फलक बन गया, 2 फलक बन गए, 3 फलक बन गए, 4 फलक बन गए, और ये 5 फलक, और पीछे वाला 6 फलक बन गए। तो ये क्या है, एक ही बिंदु से यहाँ पर 6 फलकों का निर्माण हो रहा है, और जो आधार है वो षष्ठभुजाकार है। तो समझ में आ गया होगा आपको अच्छे से कि कैसे इसकी आकृति होगी। अब बढ़ते हैं हम प्रश्न पे। तो प्रश्न हमारा क्या कह रहा है, इसके 6 भुजाकार फलक होते हैं जो 6 आयताकार फलकों से जुड़े होते हैं। तो भाई फलक आयताकार नहीं थे, कैसे थे, त्रिभुजाकार थे। तो पहला विकल्प तो गलत हो गया। दूसरा देखते हैं, इसके 6 फलक होते हैं, भाई बात तो सही है, और प्रत्येक फलक षष्ठभुजाकार होता है, तो ऐसा भी नहीं है। कैसा था वो, ट्रायंगल शेप था। अगला है, एक बिंदु पर मिलते हुए 6 त्रिभुजाकार फलक के साथ इसका षष्ठभुजाकार आधार होता है। बिल्कुल आपको याद होगा कि एक ही बिंदु से 6 फलक मिल रहे थे, और यहाँ पे जो आधार था उसका षष्ठभुजाकार था। तो यहाँ पे क्या होगा, जो सी वाला ऑप्शन है बिल्कुल सही होगा, बाकी सारे हमारे गलत होंगे। आगे हम बात करते हैं ज्यामिति की। तो शुरुआत होती है बिंदु से। जानते हैं अगर हम ज्यामिति पढ़ना प्रारंभ करते हैं तो शुरुआत जो होती है बिंदु से ही होती है। बिंदु क्या होती है, मान लीजिए एक सरफेस है या एक समतल जगह है, इसकी स्थिति को बताने के लिए हमने क्या किया, यहाँ पे एक छोटी सी डॉट बिंदु हमने खींच दी या बना दी। तो हमने देखा कि इसमें ना ही कोई लंबाई है और ना ही कोई इसमें चौड़ाई है।
ये विमाहीन होती है, इसमें कोई विमा नहीं होती है। तो ये बात हुई बिंदु की, और बिंदु के आधार पर ही हम अन्य आकृतियाँ बनाने का प्रारंभ करते हैं, क्योंकि बिंदु बनाते हैं उसके बाद ही हम रेखा, कोण या फिर हम अन्य आकृतियाँ बनाते हैं। अब बात करते हैं रेखा की। रेखा क्या होती है? आपने देखा होगा एक सीधी लाइन होती है और दोनों तरफ क्या होता है, रेखाएं बनी होती हैं, है ना, एरो बनी होती है, रेखा बनी होती है जो बढ़ती रहती है। ये डेफिनेट नहीं है ना, इसकी आकृति जो है बिल्कुल निश्चित नहीं है, ये बढ़ती रहती है। तो ये क्या होती है, रेखा होती है। बात करते परिभाषा की, तो एक रेखा के बिंदुओं की एक पंक्ति के रूप में परिभाषित किया गया है जो दोनों दिशाओं में असीम रूप से फैली हुई है। तो ये तो बात हुई रेखा की। अब बात करते हैं रेखाखंड की। तो जैसे मान लीजिए लंबी सी एक रेखा है, हमने बीच में यहाँ पे 2 खंड बना दिए जिसका नाम दे दिया हमने ए और बी। तो अगर हम ए और बी की बात करेंगे तो ये क्या होता है, रेखा का खंड होता है। तो ये ए बी क्या है, ये रेखा का खंड है, रेखा का छोटा सा पार्ट है। आगे बात करते हैं हम किरण की। तो किरण क्या होती है, जैसे कि मान लीजिए हमने एक रेखाखंड हमने बनाया और एक रेखाखंड का ए सिरा जो है हमने उसको बंद कर दिया, मतलब ये अब आगे नहीं बढ़ेगा, लेकिन हमने बी सिरे को आगे बढ़ा दिया, बना दिया क्या, एक रेखा। तो ये जो संरचना होती है इसको बोलते हैं हम किरण। परिभाषा क्या होगी, लिख लीजिएगा। एक किरण एक समापन बिंदु के साथ प्रारंभ होती है जो एक दिशा में असीम रूप से फैली होती, ये क्या होती है, किरण होती है। आगे हम बात करेंगे समांतर रेखा की। समांतर रेखा क्या होता है, मान लीजिए हमने 2 रेखाएं खींची, तो ये जो 2 रेखाएं हैं इनके बीच की जो दूरी है वो समान है। अगर हम कहीं की बात करें, अगर हम मान लीजिए हम बात करते हैं रेखा की, तो मान लीजिए यहाँ पे ए बिंदु है यहाँ पे, और यहाँ पे बिंदु है बी, यहाँ पे बिंदु है सी, यहाँ पे बिंदु है डी। तो अगर हम ए और बीच की दूरी देखेंगे और सी और डी की बीच की दूरी देखेंगे तो क्या होगा, वो बिल्कुल समान होगी। अगर ये क्या होगा, लंबवत होगा। तो अगर लंबवत नहीं होगा तो ये दूरी क्या होगी, समान नहीं होगी। परिभाषा की बात कर लेते हैं। समांतर रेखाएं वे रेखाएं होती हैं जो एक दूसरे से कभी नहीं मिलती हैं और इनके बीच की दूरी क्या होती है, सदैव समान होती है। पर ध्यान दीजिएगा, दूरी सदैव क्या होती है, समान होती है। ये क्या होती है, हमारी समांतर रेखा होती है जो असीमित होती हैं और बढ़ती रहती हैं। आगे हम बात करेंगे वैन हीले के ज्यामितीय स्तर के सिद्धांत की। तो वैन हीले ने ज्यामिति को समझने के लिए एक सिद्धांत बनाया जिसको इन्होंने 5 भागों में विभाजित किया। तो पहला जो सिद्धांत था मानसिक चित्रण, जिसको हम लेवल 0 कहते हैं। दूसरा है विश्लेषण, जिसको हम लेवल 1 कहते हैं। और तीसरा हमारा है औपचारिक निगमन, जिसको लेवल 2 कहते हैं। चौथा है अनौपचारिक निगमन, जिसको हम लेवल 3 कहते हैं। और लास्ट हमारा क्या है, दृढ़ता, लेवल 4 की। तो बात करते हैं इनके बारे में हम। तो पहला जो मानसिक चित्रण है, इसमें क्या होता है, बालक इंद्रियों के माध्यम से और अनुभव के माध्यम से चीज़ों को और आकृतियों को समझने का प्रयास करता है। अगर बात करें हम इसमें, हम मानसिक चित्रण में, तो बच्चा क्या होता है, आकृति का वर्ग कर लेता है। मान लीजिए आकृति है तो ये आकृतियों का वर्ग कर लेता है। मतलब मान लीजिए बच्चे को आपने भिन्न भिन्न प्रकार की आकृतियाँ दी हैं, गोला दिया हुआ है ना, गोला दिया है, वर्ग दिया हुआ है, तिकोना दिया हुआ है। तो बच्चा क्या है, इनको अपने ज्ञानेंद्रियों के माध्यम से देखकर ही या हाथ से स्पर्श करके जान सकता है और इसको अलग करेगा। भले इसको जानता नहीं, इसके बारे में जानकारी नहीं है कि ये गोला है, कि ये त्रिभुज है, ये वर्ग है, जानता नहीं है, लेकिन उसको आँखों से देख के ही जान सकता है कि आकृतियों में क्या क्या समानता है और उनको आकृतियों के हिसाब से, समानता के हिसाब से अलग कर सकता है। बात करते हैं इसके बारे में हम। तो इस स्तर पे बच्चा आकृतियों के बारे में इस तरह से सोचता है कि वे किस चीज़ के बने हुए हैं। इस स्तर पर बच्चे उन समूहों में आकृतियों की क्रमबद्ध
समरूपता के बारे में समझ होती है, जो उन्हें किसी कारण से समान दिखते हैं। मतलब जैसे बताया हमने कि अगर गोले हैं तो सारे गोलों को उसने अलग कर लिया, सारे त्रिभुज को उसने अलग कर दिया। और इस स्तर पर किसी आकृति के गुणों को नहीं मापा जाता है। मतलब बच्चा क्या है, उनको गुणों के बारे में नहीं जानता है कि जो त्रिभुज में 3 भुजाएं होती हैं और वर्ग में 4 भुजाएं होती हैं, तो इसके बारे में उसको जानकारी नहीं होती है। और साथ में बच्चा क्या है, तर्क वितर्क नहीं कर पाता है, बस आकृतियों को देख के ही समझ पाता है। तो पहले स्तर पर लिख लीजिएगा, इसमें बच्चों को आकृतियों का वर्ग करने के बारे में अनुभव हो जाता है और अपने जो ज्ञान होता है वो दैनिक जीवन में वस्तुओं को जोड़ने का प्रयास करता है और उससे सीखता है। जैसे एग्जांपल लेते हैं, बच्चा क्या है, अब वृत्त के बारे में बताना है तो बच्चों को हमें रोटी के बारे में दिखाना होगा कि रोटी भी गोल होती है, रोटी जैसे ये वृत्त भी होता है। अगर बात करें हम दरवाजे की, तो दरवाज़ा एक आयत जैसा होता है, और त्रिभुज की बात करें तो एक पर्वत जैसा होता है। तो इससे हम संबंधित करके बच्चों को दैनिक जीवन से भी चीज़ों को सिखा सकते हैं। तो ये हमारा हुआ पहला स्तर। अब बात करेंगे हम विश्लेषण की। तो पहले में क्या था, बच्चा चीज़ों को देखकर उनका वर्गीकरण कर लेगा, लेकिन यहाँ पे बात होगी विश्लेषण की। तो विश्लेषण का अर्थ ही होता है गुण। तो यहाँ पे हम बच्चे जो होगा वहाँ पे आकृतियों में गुण के आधार पर चिंतन कर सकेगा। बच्चे इस स्तर पे किसी भी आकृतियों के गुणों की सूची बना सकते हैं, परंतु गुणों के बीच संबंध स्थापित नहीं करेंगे। अगर बात करते हैं गुणों के बीच में संबंध स्थापित करने की, तो वो अगली स्टेज में होगा, औपचारिक निगमन में। अगर बात करते हैं इस स्टेज की, तो इसमें क्या होता है, बच्चे एक गुण के आधार पर दूसरे गुण को सीखते हैं। जैसे मान लीजिए कि हम ये कहें कि एक वर्ग में कितनी भुजाएं होती हैं, 4 भुजाएं होती हैं, और एक आयत में 4 भुजाएं होती हैं। लेकिन बच्चा ये नहीं जानता है कि इन 4 भुजाओं में क्या अंतर है और इन 4 भुजाओं में क्या अंतर है। कि बच्चा जानता है कि त्रिभुज में 3 कोने होते हैं, एक गोला होता है ना। तो ऐसे बच्चा क्या है, उनके गुणों के बारे में जानता है कि क्या क्या उसमें विशेषताएं होती हैं। लेकिन अगर बात के गुणों में अंतर करने की, समानता करने की, तो वो इस स्टेज पे नहीं कर पाता है, वो करता है वो अगले स्टेज पे। तो बात करेंगे हम औपचारिक निगमन की, लेवल 2 की। तो ध्यान दीजिएगा, इसमें क्या होता है, बच्चा गुणों के बीच में संबंध भी स्थापित कर लेता है। अब गुणों के बीच में संबंध स्थापित करने की बात करें कि अगर हम बात करें, ये एक वर्ग बना हुआ है, एक आयत बना हुआ है, तो भाई इनकी जो भुजाएं होती हैं चारों वो एक समान होती है। यहाँ पे जो भुजाएं हैं चारों अलग अलग होती हैं। अगर बात करेंगे क्षेत्रफल की, तो बच्चा इस लेवल पे इनके जो क्षेत्रफल के बारे में भी जानकारी थोड़ी हासिल कर लेता है और वो निकाल सकता है। अब बात करते हैं इनके बारे में हम, इस स्तर के बारे में। तो इस स्तर में बच्चा न केवल आकृतियों के गुणों के बारे में सोचता है, बल्कि गुण व आकृतियों के बीच में क्या क्या संबंध है के बारे में सोचना शुरू कर देता है। इस स्तर पे बच्चा परिभाषाओं को भी प्रतिपादित करता है और प्रतिपादन करना शुरू कर देता है। उदाहरण जैसे बात करते हैं, सभी वर्ग आयत होते हैं, परंतु ज़रूरी नहीं है कि सभी आयत क्या होते हैं, वर्ग होते हैं। आगे हम बात करते हैं, इस स्तर में बच्चे अपने तर्क को सही ठहराने के लिए सरल युक्तियों लगाने में सक्षम होते हैं। मतलब वो तर्क वितर्क कर सकते हैं, लेकिन सिंपल तर्क कर सकते हैं, आसानी से वो समझाने का प्रयास करते हैं। और आगे बात करते हैं, इस अवस्था में बच्चा स्केच और ग्रिड पेपर आदि का प्रयोग करता है और चतुर्भुज, समांतर चतुर्भुज के बारे में सीखने का प्रयास करता है। तो ये बात हुई लेवल 2 की। अब हम बात करते हैं लेवल 3 की, अनौपचारिक निगमन की। तो अब क्या होगा भाई, बच्चों ने गुणों के बीच में संबंध को स्थापित करना सीख लिए हैं। अब क्या करेंगे, अब ये जो बच्चे का निगमन होगा, गुणों का निगमन होगा, उसकी व्यवस्था करेंगे। जैसे बात करते हैं, इस स्तर पे बच्चे आकृतियों के गुणों के बीच संबंधों के बारे में सोचते हैं और इसके अलावा बच्चे परिभाषाओं को, सिद्धांतों को, प्रमेयों को, परिणाम को सिद्ध करना भी अच्छे से सीख जाते हैं। और आगे बात करते हैं, बच्चे आवश्यक और पर्याप्त स्थितियों के बीच अंतर करने में सक्षम हो जाते हैं कि हमें किस स्थिति पे किस सिद्धांत का प्रयोग करना है, किस फॉर्मूले का प्रयोग करना है। बच्चा लगभग इस स्थिति में सीख जाता है। अब बात करेंगे हम
अगली अवस्था दृढ़ता की। तो दृढ़ता में क्या होता है, जो बच्चे ने यहाँ पे निगमन व्यवस्था के बारे में सीखा है, चौथी अवस्था में बच्चे ने सीखा है निगमन व्यवस्था के बारे में, अब पांचवी अवस्था में उसका विश्लेषण कर लेगा, उसका वो अनुप्रयोग करना सीख जाएगा। जो उसने सिद्धांत सीखा हुआ है, जिसके बारे में परिभाषा सीखा हुआ है, अब उसका वो अन्य स्थितियों में प्रयोग करना भी आसानी से सीख जाएगा। तो ये हुआ हमारा वैन हीले का ज्यामितीय स्तर का सिद्धांत। एक बार फिर से रिपीट कर देंगे हम, आप लोग फिर नोट कर लीजिएगा कि मानसिक चित्रण में क्या होता है, आकृतियों का वर्ग करना सीखता है आँखों के द्वारा, देखकर ज्ञानेंद्रियों के द्वारा, और विश्लेषण में आकृतियों के गुणों के बारे में जानता है। और औपचारिक निगमन में हम कहेंगे तो औपचारिक निगमन में गुणों के बीच में वो संबंध करना सीखता है, और अनौपचारिक निगमन में वो क्या करता है, गुणों के निगमन की व्यवस्था करना वो अच्छे से सीख जाता है। और पांचवी अवस्था में निगमन व्यवस्था का विश्लेषण करना भी सीख जाता है अच्छे से। तो ये बात हुई वीन हीले के ज्यामितीय स्तर के सिद्धांत की। आगे हम बात करेंगे कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों की जो कि वीन हीले सिद्धांत से संबंधित हैं। ध्यान दीजिएगा, पहला प्रश्न है 49 नंबर, वान हीले या वीन हीले के स्तर जिस विकास की अवस्थाओं का संकेत करते हैं वो क्या है? संख्या की संकल्पना नहीं, स्थानीय मान भी नहीं है, वो क्या है? ज्यामितीय चिंतन के बारे में बात करते हैं। तीसरा विकल्प क्या होगा? सही होगा, भिन्न के बारे में भी बात नहीं करते हैं। तो अगर वीन हीले के बारे में आता है तो हम क्या लगाएंगे? ज्यामितीय चिंतन लगाएंगे। आगे बढ़ते हैं भाई, ध्यान दीजिएगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो अगला है, वैन हीले के ज्यामितीय स्तर के अनुसार जो विद्यार्थी आकृतियों को दिखावट के अनुसार वर्णित करते हैं। भाई बात हो रहा है दिखावट की, मतलब उसको देख कर ही जान सकते हैं। तो ये भाई स्तर 0 है, जिसमें क्या होगा? मानसिक चित्रण होगा। तो यहाँ पे डी विकल्प बिल्कुल सही होगा। मानसिक चित्रण को हम क्या कहते हैं? चक्षुषीकरण भी कहते हैं, वो भी लिख लीजिएगा आप लोग। आगे बढ़ते हैं हम। अगला प्रश्न है 50 नंबर, प्राथमिक स्तर के बच्चे दी गई आकृतियों को उनकी दिखावट के आधार पर, भाई दिखावट की बात हो रही है तो वही उत्तर होगा, क्या होगा? मानसिक चित्रण होगा, लेवल 0। आगे बढ़ते हैं हम। अगला है प्रश्न हमारा, विद्यार्थियों से ऊर्ध्वाधर सम्मुख कोणों के बीच संबंध स्थापित करने के लिए कहा जाता है। वे कई आकृतियाँ खींचते हैं, कोणों को मापते हैं और यह देखते हैं कि ऊर्ध्वाधर सम्मुख कोण समान हैं। अब देखिएगा यहाँ पे पहली लाइन में लिखा हुआ है कोणों के बीच संबंध को स्थापित करते हैं। तो कोणों के बारे में जानना, उसको संबंध स्थापित करना और आकृतियाँ खींचना, और साथ में दिया है कोणों को मापना। अब क्या है, बच्चा परिपक्व हो गया है, चीज़ों को अच्छे से सीख रहा है ना, वो अंतर कर रहा है, गुणों के बारे में जान रहा है उनके। अब गुणों की बात करते हैं किसमें? हम गुणों की बात करते हैं हम किसमें? विश्लेषण में। तो यहाँ पे बच्चा क्या कर रहा है? यहाँ पे विश्लेषण कर रहा है, निगमन स्तर पे नहीं है बच्चा, चक्षुषीकरण भी नहीं कर रहा है, अनौपचारिक चिंतन भी नहीं कर रहा है। यहाँ पे तीसरा विकल्प बिल्कुल सही होगा। आगे बढ़ते हैं हम। अगला है, वैन हीले के ज्यामितीय विचार के स्तर के अनुसार 5 स्तर दिया गया है। चक्षुषीकरण जिसको बोलते हैं हम क्या? मानसिक चित्रण, विश्लेषण, अनौपचारिक निगमन और औपचारिक निगमन, और दृढ़ता। कक्षा 3 के एक बच्चे को छांटने के लिए कुछ बहुभुज दिए हैं, ठीक है। आगे बहुभुज दिए गए, यहाँ पे देख लीजिएगा चित्र में। आगे दिया गया है, वह भुजाओं की संख्या के आधार पर बहुभुजों की वर्गीकरण करता है। यह बच्चा वैन हीले के ज्यामितीय स्तर की किस अवस्था में है? अब बच्चा क्या है? उसका विश्लेषण कर रहा है, उसको छांट रहा है, विश्लेषण नहीं कर रहा है। तो छांट रहा है तो भाई देख के ही छांट लेगा बच्चा यहाँ पे, क्योंकि चित्र बना हुआ है। तो यहाँ पे पहला विकल्प क्या होगा? मानसिक चित्रण या चक्षुषीकरण। आगे तो पहला है न्यून कोण। न्यून कोण क्या होता है? जो कोण 0 से 90 डिग्री के बीच में बनते हैं वो क्या होते हैं? न्यून कोण होते हैं। मान लीजिए ये हमारी आधार रेखा है और ये हमने कोण बना दिया लगभग 60 डिग्री का, तो ये क्या होगा? न्यून कोण होगा, क्योंकि ये 0 से 90 के बीच में है। अगर अधिक कोण की बात करेंगे तो अधिक कोण क्या होते हैं? मान लीजिए आधार है और ये क्या होते हैं? 90 और 180 के बीच में होते हैं, मतलब ये बनेगा लगभग ऐसा, है ना। तो जो अधिक कोण होते हैं वो 90 और 180 डिग्री के बीच में होते हैं। अगर समकोण की बात करते हैं तो समकोण आप जानते ही हैं वो क्या होता है? 90 डिग्री का होता है। अगर हम बात करते हैं
परिवर्त कोण का, तो इसका मान क्या होता है, 180 से अधिक होता है और 360 के बीच में इसका मान होता है। अगर बात करेंगे सरल कोण की, तो सरल कोण एक सीधी रेखा होती है जिसको हम क्या कह सकते हैं, 180 कह सकते हैं। तो ये बात हुई कोण की। लेकिन यहाँ पे अगर बात करें हम, तो सभी कोण इम्पोर्टेंट नहीं है, बस जो हमारा समकोण है इसके बारे में एग्ज़ाम में अधिकतर पूछते हैं। कुछ संख्या दे देंगे, पूछेंगे इसमें समकोणों की संख्या कितनी है या कोणों का मान बताओ। तो आगे बढ़ते हैं हम। तो पहला प्रश्न आपको दिख रहा होगा कि 2 और 2/3 समकोणों में डिग्रियों की संख्या कितनी है। तो भाई ध्यान दीजिएगा, बात कर रहे हैं 2 की और 2/3 की। तो हम पहले क्या करेंगे, 2 में गुणा करेंगे किसका, 90 का, तो कितना आएगा, 180 आएगा। ऐसे ही 2/3 में गुणा करेंगे हम किसका, 90 का, तो कितना आएगा, 3 से काटिए, 3 एकम 3, 3 तिक्का 9 और 0, कितना आएगा यहाँ पे, 30 आएगा। 30 दूनी कितना होता है, 60, 30 दूनी होता है यहाँ पे 60। तो हमने अगर हम जोड़ेंगे 180 को और 60 को, तो कितना आएगा बताइए भाई। अगर हम इसको जोड़ेंगे तो आएगा हमारा लगभग 240, है ना। आप जोड़ के देख लीजिए एक बार, कितना था हमारा, 180 था और 60 था, 0 और 6 4 14 हासिल लगा 1 1 1 2, कितना हो गया, 240 हो गया। तो यहाँ पे हमारा पहला विकल्प क्या होगा, सही होगा। आगे बढ़ते हैं हम। तो अगला प्रश्न है 4 और 2/3 समकोणों के डिग्रियों की संख्या। तो यहाँ पे बात हो रही है 4 समकोण की, तो 4 गुणे 90 हम निकाल लेंगे। और आगे बात हो रही है 2/3, तो 2/3 2/3 हो गया गुणे 90, इनको निकाल के हम जोड़ देंगे और जो मान आएगा वो हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो भाई निकालिए आप लोग इसको, इसका आंसर आएगा बी। आप लोग निकालिएगा, बताइएगा, हमें कमेंट कर दीजिएगा साथ में क्या आंसर है आपका। तो 42 में क्या होगा, बी सही होगा। आगे बढ़ते हैं हम। अगला है 3.5 समकोण में डिग्रियों की संख्या क्या होगी। तो भाई 3.5 की बात हो रही है, तो मतलब कितना होगा, 3 सही 1/2। इसको सॉल्व करेंगे हम, तो 3 दूनी 6 और 6 7, 7/2 और निकालना है समकोण संख्या, तो गुणे 90। तो 2 को काटेंगे 90 से तो आएगा 45, 45 को गुणा करेंगे हम किससे, 7 से, तो हमारा आ जाएगा आंसर। तो 58 में आएगा हमारा 315। आप हल करके देख लीजिएगा। आगे बढ़ते हैं हम। तो अगला प्रश्न है 4 और 1/3 समकोण में डिग्रियों की संख्या। तो सेम वैसे ही करेंगे हम, पहले क्या करेंगे, 4 गुणे 90 करेंगे और प्लस 1/3 समकोण, तो मतलब 1/3 कितना हो जाएगा, 1/3 गुणे 90। तो भाई इसको सॉल्व करेंगे, 3 एकम 3 और 3 एकम 3 और 0, तो इतना 30 आ गया। और 30 एकम कितना होगा, 30 हो जाएगा, और 9 चौक 36, यहाँ पे 360 हो गया और ये 30 हो गया, जोड़ेंगे कितना आएगा, 390 आएगा। तो यहाँ पे हमारा बी वाला ऑप्शन क्या होगा, बिल्कुल सही होगा। आप लोग निकाल लीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, जितना भी आंसर आएगा बताइएगा हमको। आगे बढ़ते हैं हम। तो आगे दिया गया है, कक्षा में शिक्षिका विद्यार्थियों को विभिन्न प्रकार से चतुर्भुज को परिभाषित करने के लिए कहती है। अब अध्यापिका क्या है, चतुर्भुज को परिभाषित कर रही है। जैसे उसने क्या कहा, जैसे उसने भुजाओं का प्रयोग किया, कोणों का प्रयोग किया और विकर्णों का प्रयोग किया। मतलब अलग अलग तरीके से वो पढ़ा रही किसको, चतुर्भुज के बारे में। तो शिक्षिका का क्या उद्देश्य है, तो देखते हैं भाई विकल्प में क्या दे रखा हुआ है। तो विकल्प में दे रखा हुआ है, हाँ, पहला है परिभाषाओं पर आधारित चतुर्भुज की सभी समस्याओं को हल करने के लिए विद्यार्थियों को सहायता कर रही है। तो ये तो गलत हो गया, क्योंकि उन्होंने परिभाषा नहीं बताई हुई है, उन्होंने कोणों के बारे में, भुजाओं के बारे में और विकर्णों के बारे में बताया था। अगला है विभिन्न परिभाषाओं को खोजने में परिभाषा की फिर से बात हो गई, तो ये भी गलत हो जाएगा। तीसरा क्या है, विभिन्न परिप्रेक्ष्यों से चतुर्भुज को समझने में विद्यार्थियों के लिए सहायता कर रही है। ये बात बिल्कुल सही है, क्योंकि वो चतुर्भुज के सभी क्वालिटीज़ को बता रही हैं कि कितने भुजाएं होती हैं, कितने इसके विकर्ण होते हैं, है ना। तो यहाँ पे सी वाला विकल्प बिल्कुल गलत होगा। डी में कंठस्थ करने की बात हो रही, तो ये भी यहाँ पर गलत होगा। यहाँ पर सी क्या बिल्कुल सही होगा।
आगे बढ़ते हैं हम। ध्यान दीजिए, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। प्राथमिक कक्षाओं में आकार और स्थान की समझ विकसित करने के लिए किए जाने वाले निम्नलिखित कार्यों को क्रम से लगाइए। तो पहला क्या है, 2D आकारों की भुजाओं और शीर्षों को अवलोकन करते हुए उनकी विशेषताओं का मिलान करना। तो विशेषताओं की बात हो रही, गुण की बात हो रही है, तो यहाँ पे बात हो रही विश्लेषण की। तो पहले विश्लेषण तो करेंगे नहीं हम, पहले हम क्या करते हैं देखते हैं। दूसरा क्या है, 2D आकारों की विशेषताओं का सहज बुद्धि से वर्णन करना। तो सहज बुद्धि से वर्णन तो हम लास्ट में करेंगे ना, पहले हम सीखेंगे हम। तो तीसरा क्या है, 2D आकारों को छांटना। तो हम यहाँ पे छांटना तो पहले ही करेंगे ना, क्योंकि हम उसको आँख से देख के छांट सकते हैं। तो तीसरा वाला क्या होगा, पहले होगा। अगला क्या है, विभिन्न 2D आकारों की भुजाओं, शीर्षों, विकर्णों की गणना करते हुए उनका वर्णन करना है। तो अगर देखा जाए तो यहाँ पे तीसरे से स्टार्टिंग होगी, जहाँ पे ए भी सही है और सी भी सही है। आगे देखते हैं कि पहला होगा कि दूसरा होगा। तो पहले में क्या बात कर रही थी, पहले बात कहा गया था कि 2D आकारों की भुजाओं और शीर्षों का अवलोकन। तो यहाँ पे सिर्फ भुजाओं और शीर्षों का अवलोकन हो रहा है। तो इसके बाद क्या होगा, 3 के बाद होगा हमारा 1 नंबर। ठीक है, 3 हो गया, 1 हो गया। अब बात करते हैं 2 की और 4 की। तो ध्यान से देखिएगा, बच्चे ने भुजा के बारे उसको छांट लिया और भुजा के बारे में बता लिया। अब बताएगा किसके बारे में, 4 नंबर देखिएगा, तो शीर्षों के बारे में और विकर्णों के बारे में बताएगा। तो यहाँ पे 4 ये होगा, फिर लास्ट में क्या करेगा, उसको सहज बुद्धि के साथ में उसका वर्णन करेगा। तो 3 1 4 2 ये क्रम होगा। तो हमारे यहाँ पे पहला विकल्प क्या है, बिल्कुल सही है। आगे हम बात करते हैं शिक्षण सहायक सामग्री की। ध्यान दीजिएगा, शिक्षण सहायक सामग्रियाँ बहुत सारी हैं गणित की, लेकिन यहाँ पे आपको हम ज्यामिति पढ़ा है तो ज्यामिति की बात करेंगे। तो अगर हम ज्यामिति की बात करें हम, तो शिक्षण के लिए यहाँ पे हम किसका प्रयोग करते हैं, जियो बोर्ड का। याद करने का तरीका बहुत अच्छा है, जा से जियो ज्यामिति, जा से जियो बोर्ड, याद रहेगा हमेशा इसको। आगे बढ़ते हैं, 2 प्रश्न कर लेते हैं इसके छोटे छोटे। पहला प्रश्न है, कक्षा 2 के शिक्षार्थियों को सरल आकृति एवं लंबों और किनारों से परिचित कराने के लिए हम किसका प्रयोग करेंगे। अगर हमें आकृति के बारे में जानना है, ज्यामिति के बारे में जानना है, तो हम जियो बोर्ड का प्रयोग करेंगे। आगे बढ़ते हैं हम। आगे क्वेश्चन दिया गया है कि जियो बोर्ड किसके शिक्षण का एक प्रभावी साधन है। तो पहला है आधारभूत ज्यामितीय संकल्पनाओं जैसे किरणें, रेखाओं और कोण के बारे में। दूसरा है ज्यामितीय आकृतियों के बारे में, उनकी विशेषताओं के बारे में। और तीसरा है द्विविमा और त्रिविमा आकृतियों में अंतर करने की, तो इतना ये नहीं होगा हमारा। चौथा है समिति के बारे में। तो यहाँ पे इसका विकल्प जो बिल्कुल सही होगा वो होगा बी वाला, क्योंकि हमें ज्यामिति की आकृतियों के बारे में जानना है, उनकी विशेषताओं के बारे में जानना है ना। हम कोण के बारे में परिचर्चा नहीं करते हैं ज़्यादा, यहाँ पे प्राथमिक स्तर में बात नहीं होती है, तो यहाँ पे विकल्प ही गलत हो जाएगा। हमारा दूसरा विकल्प क्या है, बिल्कुल सही है। आगे बढ़ते हैं, हम बात करते हैं ज्यामिति के शिक्षा शास्त्र की। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट यहाँ पे पेडागोजी के जो पॉइंट्स दिए गए हैं, अच्छे से देखिएगा इनको और समझने का प्रयास कीजिएगा। ये सिर्फ ज्यामिति की बात हो रही है यहाँ पे। तो पहला प्रश्न है हमारा, ज्यामिति समझ को विकसित करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा श्रेणी क्रम सही है। अभी आपने वीन हीरे का सिद्धांत पढ़ा हुआ है, आपको अच्छे से पता होगा कि पहले मानसिक चित्रण होता है, फिर विश्लेषण होता है, फिर अनौपचारिक निगमन होता है, फिर क्या होता है, औपचारिक निगमन होता है। तो यहाँ पे पहला विकल्प ही हमारा क्या होगा, सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं हम। तो ये तो हो गया क्वेश्चन हमारा। हाँ, आगे बढ़ते हैं हम। तो प्रश्न कह रहा है, प्राथमिक स्तर पर ज्यामिति के अध्ययन के लिए वांछनीय प्रक्रिया क्या है। तो भाई ध्यान देते हैं हम लोग। पहला है, प्राथमिक स्तर पर ज्यामिति को सरल मूलभूत आकृतियों की पहचान तक सीमित रखना। तो भाई सीमित हम नहीं रखेंगे, बच्चे का ज्ञान हम बढ़ाएंगे और वो अधिक से अधिक सीखेगा, तभी तो सीख पाएगा। दूसरा क्या है, अध्यापक को प्रारंभ में सरल आकृतियों की स्पष्ट परिभाषा देना चाहिए। परिभाषा देना तो गलत हो गया भाई, एग्जाम्पल दे रहा तो अच्छी बात है। तो ये भी विकल्प क्या हो गया, गलत हो गया। आगे देखते हैं भाई, अगला क्या है, बच्चों को प्रचुर अवसर दिए जाने चाहिए
कि वे दिक् स्थान की अंतर्दर्शी समझ को विकसित कर सकें। तो यहाँ पे सही है, अगर वो जो 2D स्ट्रक्चर है, दिक् स्थान जो है 2D स्ट्रक्चर के बारे में वो पढ़ेंगे, उनकी समझ को स्थापित करेंगे और उनको ऐसे में अगर हम अवसर देते हैं तो बच्चा क्या अधिक से अधिक सीखेगा। ये विकल्प हमारा सही होगा। अब देखते हैं लास्ट विकल्प, प्राथमिक स्तर पर व्यापक ज्यामितीय शब्द संग्रह का विकास करना। तो शब्द संग्रह का विकास नहीं करना है, वो भी व्यापक की बात हो रही है, तो ये गलत हो गया हमारा, ये उद्देश्य नहीं है ना। तो ये भी गलत हो गया, हमें ऐसा नहीं करना है। हमें क्या करना है, बच्चों को अवसर देने हैं अच्छे से अच्छे। ठीक है, शब्द संग्रह हम कर सकते हैं, करेंगे, बस देखो बात करते हैं मेंटल लेवल की, जितना वो सीख सकता है उतना हम सिखाएंगे। ये नहीं है कक्षा 5 का बच्चा है कक्षा 8 की चीज़ें सिखाएं, हम सिखाने का प्रयास करेंगे हम। तो यहाँ पे सबसे अच्छा देखा जाए, बेहतर विकल्प देखा जाए तो यहाँ पे सी वाला सबसे बढ़िया होगा। अगर सी नहीं होता तो हम 4th की हम बात करते हैं। आगे बढ़ते हैं हम। तो अगला प्रश्न है, आकृतियों की इकाई से अध्यापक विद्यार्थियों से आकृतियों के उपयोग की सहायता से किसी भी चित्र को रचने के लिए कहता है। इस क्रियाकलाप से निम्नलिखित में कौन सा उद्देश्य प्राप्त किया जा सकता है। तो बात हो रही है आकृतियों के बारे में, बच्चा क्या कर रहा है, उसको उपयोग कर रहा है और चित्र की रचना कर रहा है ना। तो यहाँ पे रचना कर रहा है मतलब चित्र के बारे में चित्र के बारे में जानकारी हासिल कर रहा है, उसके बारे में समझ रहा है ना, अपने ज्ञान को बढ़ा रहा है। तो यहाँ पे क्या होगा, समझ और बोध होगा। तो ये हमारा आज का जो लेक्चर था ये कंप्लीट हो गया, पूरा लेक्चर हमारा। अगर आपको अच्छा लगा है तो आप इसको लाइक कर सकते हैं, साथ में शेयर भी कर सकते हैं। ये मान लीजिएगा आपने पूरा लेक्चर हमारा पढ़ा हुआ है, तो ज्यामिति से जो भी 1 से 2 प्रश्न आने हैं ये आप पूरे कम्प्लीटली इसको अच्छे से करेंगे। इससे बाहर से कुछ भी नहीं आने वाला है अगर ज्यामिति से एक भी प्रश्न आता है, ये हमारी गारंटी है। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद। अगर आपने लाइक नहीं किया तो लाइक ज़रूर करें, कमेंट जरूर करें, साथ में चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें। और इसकी PDF हम टेलीग्राम में आपको हम डाल देंगे, जहाँ से आप लोग इसको डाउनलोड कर लीजिएगा। तो अगर आपको हमारे लेक्चर अच्छा लगा है तो लाइक ज़रूर करें। साथ में अगर आप चाहते हैं हमारे नोट्स लेना तो नोट्स भी ले सकते हैं। सारे नोट्स अवेलेबल हैं, चाहे CTET के हों, चाहे UP टेट के हों, चाहे सुपर टेट के हों। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद। मिलते हैं अगली क्लास में।